स्ट्रक्चर, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग क्या होती है? प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग होती है, पूरी इसमें इंजीनियरिंग लगती है। सो आपने इस इंडस्ट्री को किस तरीके से देखा, कैसे समझा और उसके अंदर क्या चेंजेस करे आप? आई टुक इट टू अ नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑटोमेशन एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड। स्ट्रक्चर्स में से कितना परसेंट अभी प्री इंजीनियर्ड होगा? इंडिया का $2.3 बिलियन का मार्केट है प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग आज। 5 माले की बिल्डिंग बनानी है तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी? आपने जो टाइम में पैसा बचाया वो कहीं मैच नहीं होता है। स्टील हम इसके अंदर यूज करते हैं तो उसके अंदर भी क्या अलग अलग थिकनेस यूज होती है अलग अलग स्ट्रक्चर्स के हिसाब से? 0.6 से लेके 100 mm तक का पूरा वेरिएशन है। मल्टी डेकोर की ग्रोथ के नेक्स्ट स्टेप, व्हाट आर द नेक्स्ट एफर्ट्स दैट यू आर मेकिंग? This year onwards, I have decided to automate the company. What do you keep doing for keeping yourself updated? तो हमेशा कुछ नई सीखने की चाह रहती है, नया सीखने का मन करता है। In 2019, I joined the Stanford Seed Program. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इमेजिन इंफ्रा पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में, जहां पर हम कंस्ट्रक्शन की दुनिया के एक असली हीरो से मिलने वाले हैं। आज का एपिसोड बहुत खास है क्योंकि मेरे खास फ्रेंड के साथ हम लोग आज मुलाकात करने वाले हैं, जिनका नाम है मिस्टर प्रदीप चौधरी, हु इज द CEO ऑफ मल्टी डेकोर, जो कि प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स और स्टील स्ट्रक्चर्स की लाइन में एक बहुत ही बेहतरीन काम करने वाली कंपनी है। एंड ये वो कंपनी है जिसने डिफेंस, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल हर एरिया में प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स को बनाया है और बहुत ही कम टाइम में डिलीवर किया है। मल्टी डेकोर के नाम पे बुलेट प्रूफ केबिन्स बनाने का पेटेंट भी है और उन्होंने CRPF की अकोमोडेशन जो पहले 60 दिन में उनको तैयार करके दी जाती थी, उसी अकोमोडेशन को उन्होंने 2 दिन में तैयार करके हैंडओवर किया है। प्रदीप जी एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर भी हैं, तो वो आज हमसे ना ही सिर्फ प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स बट कुछ स्पेशल AI को यूज करके कैसे लोग अपने बिजनेस को और फास्ट रनिंग बना सकते हैं, कैसे बेटर बना सकते हैं, उसके बारे में भी इनसाइट शेयर करने वाले हैं। प्रदीप भैया एक स्टील को एक मटेरियल की तरह नहीं देखते, बट उसको कंप्लीट एक बिल्डिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करने की नजरिए से देखते हैं और कैसे स्टील स्ट्रक्चर्स, कंस्ट्रक्शन की दुनिया जो कि नॉर्मली जिसमें लोग ईंट, सीमेंट, सरिये को समझते हैं, बट उसके अंदर कैसे स्टील से उसी कंस्ट्रक्शन को ज्यादा फास्ट और ज्यादा एफिशिएंट बनाया जा सकता है, उस चीज के ऊपर काम करते हैं और बहुत सक्सेसफुली 1992 से जो ये कंपनी स्टार्ट हुई थी एंड प्रदीप भैया ने 2010 में ये कंपनी ज्वाइन करी और तब से इस कंपनी की ग्रोथ मैंने अपनी आंखों से देखी है और यही कारण है कि मैं आज आप सबके सामने प्रदीप भैया को लेके आया हूं, जिससे वो ये अपनी इनसाइट्स आप लोगों के साथ शेयर कर सके और अपना ज्ञान आपके साथ बांट सके। सो वेरी वेरी वार्म वेलकम प्रदीप भैया। थैंक यू ऋषभ फॉर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सो प्रदीप भैया, सिंपल शब्दों में व्यूअर्स के लिए एक PEB स्ट्रक्चर, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग क्या होती है और वो RCC की जो कंस्ट्रक्शन होती है उससे कैसे अलग है? जब हम बात करते हैं किसी भी टाइप की कंस्ट्रक्शन की, तो हम बात करते हैं कि एक ढांचा बनाया जाए, एक रिहाइश या एक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बनाई जाए, और सबसे अहम मुद्दा उस पे आता है कि ये कितना फास्ट आपको कन्वर्ट होकर टाइम में बचा के दे सकती है। RCC ये काम ट्रेडिशनली सालों से करती आ रही है, कई 100 साल से कर रही है। बट जब हम प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स की बात करते हैं, ये एक प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग होती है, पूरी इसमें इंजीनियरिंग लगती है। वी डिजाइन द बिल्डिंग इन हाउस, वी ब्रिंग इट टू आवर फैक्ट्री। हम एक एक कंपोनेंट अपनी फैक्ट्री के अंदर डेवलप करते हैं और साइट पे ले जाके क्विकली, फास्टेस्ट वे पॉसिबल में हम उसको खड़ा कर देते हैं। सबसे बड़ी बात, आपको साइट पे मिनिमम डिस्ट्रप्शन मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका साइट पे समय बचता है। और समय जब हम बात करते हैं कितना बचता है, हम 60 to 70% समय बचा सकते हैं। कितना इन टर्म्स ऑफ, जस्ट बाय स्मॉल एग्जांपल, हमें 2 साल पहले मुंबई में एक सबर्ब्स में काम मिलता है। हमें कहा गया 6 मंजिल एक लेबर एकोमोडेशन बनाना है। 6 मंजिल मुंबई बनाना अपने आप में चैलेंज है, एक तो जगह नहीं, ट्रक तक नहीं मूव हो सकता। और हमने उस बिल्डिंग को मुंबई जैसी तंग स्पेस में 6 मंजिल बिल्डिंग हमने 75 दिन में डिलीवर की है। सो हम बात कर रहे हैं साल की नहीं, महीनों की नहीं, दिन की। यहाँ पे वाह, ये ब्यूटी है प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स की। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो आपने इस इंडस्ट्री में जब आप आए
तो आपके फादर साहब ने ये स्टार्ट करी थी इंडस्ट्री 1992 में। सो जब आपने 2010 में ज्वाइन किया, सो आपने इस इंडस्ट्री को किस तरीके से देखा, कैसे समझा और उसके अंदर क्या चेंजेस करे आपने अपनी कंपनी में? Over the decade, 3 decades of transformation this company has seen. 30 साल के सफर में बहुत कुछ बदला। जब मेरे फादर साहब ने प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग इंडिया में डाली थी तो पहली अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली थी एफएम स्टेशन से। हम बहुत छोटे छोटे थे, एफएम इंडिया में नहीं था। एफएम स्टेशन इंडिया में आया, बेसिल ब्रॉडकास्ट इंजीनियर्स इंडिया इसको लेके आया, जो कि आज महारत्ना कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इन्होंने सारे प्राइवेट ब्रॉडकास्टर्स को बुलाया और कहा आपको अपने एफएम के टावर्स के साथ, जो कि प्रसार भारती की जमीन थी, उस पर सेटअप करना है। जमीन प्रसार भारती की है, बेसिल सेटअप करा रहा है, प्राइवेट ब्रॉडकास्टर है, और ये सेटअप 30 से 40 साल रहेगा। अब आप इस पे कोई भी परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ऑल ओवर इंडिया से आइडियाज मंगाए गए, बहुत सारे आइडियाज सबमिट किए गए। वन ऑफ द आइडियाज वाज टू सेट अप अ प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग ऑन द डिजाइन। माय फादर सबमिटेड दिस इन 1997 और तब ये बिल्डिंग हमने पहली बार 97 में पहली एफएम स्टेशन दिल्ली में दिए था। हमसे पूछा गया था ये बिल्डिंग कितने दिन चलेगी, हमने उस पे लिखित वारंटी 20 साल की ली थी। एंड आई एम हैप्पी टू से बिल्डिंग आज भी कमर्शियली यूज में है। सो वी हैव अ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप। इन 2010 व्हेन आई जॉइंड द कंपनी, आई हैव नोटिस्ड कि ये इंडस्ट्री बहुत ही हैपहेजर्ड है। कोई भी गली नुक्कड़ पे बैठा हुआ आदमी जो आपकी वेल्डिंग कर सकता है या सरिया काट सकता है, कहता है मैं बिल्डिंग बना दूंगा। बना तो कोई भी देगा, लेकिन क्या इस टाइप की बिल्डिंगें चलेंगी? क्या इस टाइप की बिल्डिंगें टिकेंगी आंधी तूफान बारिश? आई स्टार्टेड क्रिएटिंग अ सिस्टम, अ प्रोसेस, जहां मैं सिस्टमैटिकली, आप आके मेरे से पूछो कि कितना टाइम लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा, कितना पैसा लगेगा। हमने सिस्टम डेवलप किए हुए हैं जहां हम सिस्टम में डेटा डालते हैं, डेटा बताता है। हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं जो कि वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है। वो सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं बिल्डिंग को। एक आपको ठेकेदार नहीं बता रहा है कि इसमें बाबूजी इतना स्टील लगा दो, इतना सीमेंट लगा दो, मैं इतने साल का ज्ञान रखता हूं। हम सॉफ्टवेयर से डिजाइन कर रहे हैं। सो व्हाट वाज ट्रेडिशनली बीइंग डन, आई टुक इट टू अ नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑटोमेशन एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड। सो दिस वाज द ट्रांसफॉर्मेशन आई ब्रॉट। तो अगर मैं नॉर्मली सोचता हूँ कि एक प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, मतलब एक स्टील से हमने बिल्डिंग बनाई है, तो बट जब मैं एक सीमेंट से, एक आरसीसी की जो बिल्डिंग होती है, तो वो इमेजिन होता है कि यार वो तो एक पक्की बिल्डिंग होगी, मतलब एक हैवी बिल्डिंग होगी, उसमें कोई जंग वंग नहीं लगना, कुछ नहीं होना, मतलब वो चलेगी मेरी 30 40 50 साल आराम से, कोई दिक्कत नहीं देगी। बट स्टील से बिल्डिंग क्या वही स्ट्रेंथ की बन पाती है? If I can get a dime every time I hear this question. आप आज दिल्ली एयरपोर्ट से जब भी क्रॉस करते हैं, आपको रियलाइज भी नहीं होता पूरी बिल्डिंग प्री फैब्रिकेटेड है, पूरी बिल्डिंग स्टील की बनी हुई है। और स्टील की बिल्डिंग, इट्स नॉट मैचेस द स्ट्रेंथ, इट सरपासेस इट। जब हम बिल्डिंग को सॉफ्टवेयर से डिजाइन करते हैं, हम बिल्डिंग को बोलते हैं ये 10 साल के लिए चाहिए, 25 के लिए चाहिए, 100 के लिए चाहिए, 200 साल के लिए चाहिए। सॉफ्टवेयर उसके अंदर सारे अर्थक्वेक, सारे बिल्डिंग कोड, इंडिया के आईएस कोड लगा के बताता है कि इस बिल्डिंग को कितना हैवी और कितना मजबूत बनाना है। द ब्यूटी इज एवरीथिंग कैन बी प्री डिटरमाइंड। आप अपनी चीजें बताइए, तब बिल्डिंग निकल के आती है। कोई तीर तुक्का नहीं है, हम बता सकते हैं इस बिल्डिंग की क्या लाइफ है। और इमेजिन आप 50 साल बाद उस बिल्डिंग को खोलते हैं, एवरी सिंगल बिल्डिंग इज डिसमेंटलेबल, इट्स अ ग्रीन बिल्डिंग सिस्टम। हर बिल्डिंग का मटेरियल रिसाइकल हो सकता है। हम ये बात आरसीसी के लिए नहीं कह सकते। एक मेरे फादर की बनाई हुई फैक्ट्री, आज मैं उसको खोल के स्क्रैप कर देता हूं, फोगेट रीयूज करता हूं, मैं स्क्रैप कर देता हूं। उसकी स्क्रैप वैल्यू जो 50 साल पहले बनी थी, उससे ज्यादा मिलेगी मुझे आज। ये ब्यूटी है इसकी। तो इसमें किस टाइप की इंडस्ट्रीज हैं जहां पे आपको लगता है जिन्होंने जल्दी अडॉप्ट किया है, या किस टाइप के लोगों ने अडॉप्ट किया है प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स को? क्योंकि अभी भी आई थिंक कितना परसेंट होगा टोटल स्ट्रक्चर्स में से, कितना परसेंट अभी प्री इंजीनियर्ड होगा? हम बात करें अभी तो इंडिया का $2.3 बिलियन का मार्केट है प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग आज, विच इज ग्रोइंग एट अ CAGR of 12.3%, एंड बाय नेक्स्ट 8 years दिस शुड टच $6.5 बिलियन। अगर हमें इंडिया को 4 से 40 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, इन द वर्ड्स ऑफ BMTPC के हेड हैं, डायरेक्टर डॉक्टर शैलेंद्र जी, आई वाज लिसनिंग टू हिम वंस इन वन ऑफ द सेमिनार्स, ही सेड प्रदीप 4 से 40 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना है, यू हैव टू मेक वन कैलिफोर्निया
every year for the next 20 years. इतना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आप कभी भी आरसीसी ट्रेडिशनल में नहीं बना सकते. India is adopting fast and very fast, I'm telling you. In 2020, government has bring out the DSR schedule जिसमें 19 new टेक्नोलॉजी शामिल की गई है बिल्डिंग को फास्ट बनाने की. प्री इंजीनियर्ड इज वन ऑफ देम टुडे. जैसे आपने बुलेट प्रूफ केबिन के बारे में बताया, तो उसके पीछे की क्या कहानी थी कि आपने क्यों उसका पेटेंट लिया या क्यों उस टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क किया आपने? हमारे पास 2018 में सीआरपीएफ से एक डिस्कशन होती है जिसमें सीआरपीएफ को हमने प्रेजेंट किया आइडिया. हमने उनकी एकोमोडेशंस देखी, विजिट की. आई पर्सनली वेंट अहेड एंड विजिटेड ऑलमोस्ट 5 डिफरेंट लोकेशंस. मुझे लगा हम इससे बहुत बेहतर कर सकते हैं. हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छी थी, तो हमने अपनी स्पेक्स सबमिट की. उन्होंने कहा कि आप इसको कितना फास्ट कर सकते हैं. मैंने पूछा आप अभी कितने टाइम में करते हैं? उन्होंने कहा 60 से 65 दिन में बन जाती है हमारी एकोमोडेशन. ये बहुत फास्ट है, इसको आप कितना जल्दी कर देंगे? हमने सारा डिजाइन, वी वेंट बैक टू आवर R&D, हमने सारे डिजाइन को एक कंटेनर सोल्यूशन में कन्वर्ट किया. एक सीआरपीएफ अकोमोडेशन जिसके अंदर 18 जवान रहते हैं उसको हमने 4 यूनिट में शिप किया. एंड माइंड यू दिस शिपमेंट वाज डन ड्यूरिंग द कोविड टाइम. ऑर्डर आया और कोविड टाइम में पूरा एग्जीक्यूट हुआ है. 4 यूनिट साइट पे जाके असेंबली टाइम इज 1 डे, अंडर 1 डे. एट फ्यू प्लेसेस हमने उसको 4 घंटे में असेंबल किया है. सो इतना फास्ट. और जब हमने देखा कि सीआरपीएफ ने हमें एक प्रॉब्लम थ्रो की, वी वर एबल टू सॉल्व इट वेरी क्विकली. फिर हमें रियलाइज हुआ क्या हम जवानों को बुलेट प्रूफ भी दे सकते हैं. हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया था BS-777 मिसाइल का फ्रॉम महिंद्रा डिफेंस. हमने उसके अंदर उन्हें बुलेट प्रूफ कैबिन दिया. देन वी रियलाइज कि क्या हम बुलेट प्रूफ कैबिन के छोटे अकोमोडेशन से लेके हम क्या इनको गार्ड केबिन बना के दे सकते हैं विद स्पेशलाइज्ड यूटिलिटी. हम स्पेशलाइज्ड उसको टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, क्या ठंडा रख सकते हैं ताकि जो जवान पूरा दिन अंदर खड़ा रहता है उसको कुछ तो कंफर्ट आए. वी अगेन वेंट बैक टू अ ड्राइंग बोर्ड, वी अगेन स्टार्टेड सॉल्विंग द प्रॉब्लम एंड वी शोकेस्ड इट ड्यूरिंग द गुजरात एक्सपो. एंड वी रियलाइज्ड द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वी गॉट वाज ट्रेमेंडस. The product did not existed in the market. We went ahead, we filed the patent and government granted us the patent for next 20 years. So, जैसे अगर इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग फैब्रिकेशन का काम करते हैं कि जो स्टील फैब्रिकेटर होते हैं या जो आपके जिसको कहते हैं कि टीन शेड वो आपका फैब्रिकेट कर देंगे साइट पे, तो उसके कंपैरिजन में प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग मैन्युफैक्चरर वर्सेस अ टीन शेड फैब्रिकेटर, उसमें क्या फर्क है? इसको ऐसा ट्रीट करते हैं कि आप एक टेलर के पास गए हैं और वहां जाके टेलर कहता है कि हाँ साहब सामने खड़े हो जाइए, हम कपड़ा आपका बनाना शुरू करते हैं. आप कह रहे चलो मैं थोड़ा काम करके आता हूं. नहीं आप यहीं खड़े रहिए, हम बना रहे हैं और वो आपको वहीं पकड़ के रखता है और आपसे बनवा रहा है कपड़ा, विच इज वेरी पेनफुल. और एक हम हैं, आपके साइट पे जाते हैं, मेजरमेंट्स लेते हैं, सारी चीजें प्री फैब्रिकेट करते हैं, फैक्ट्री कंट्रोल होती है, क्वालिटी कंट्रोल होती है, 3 लेयर्स ऑफ इंस्पेक्शन होती है. उसके बाद आपके साइट पे आता है, हम कहते हैं आप कुछ भी काम करिए, हम इस डेट पे आएंगे, हम इस डेट पे एग्जिट करेंगे. सबसे पहला तो एक प्रिडिक्टेबल सिस्टम आपको मिलता है. दूसरा मिलता है क्वालिटी. तीसरा मिलता है डिजाइन एक्सपर्टीज. हमें ना इंडिया थोड़ा प्राइस सेंसिटिव हो गया है, हमें हर चीज सस्ती चाहिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं क्वालिटी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड. क्वालिटी और सस्ता एक साथ नहीं जाता है. आपको इतना बड़ा हिट आएगा जब आपकी क्वालिटी खराब होगी, वो टिन शेड गिरेगा. वी हैव सीन ऑल द एक्सपीरियंसेस इन लास्ट 20 ईयर्स. कोई किसी की फैक्ट्री गिर गई, किसी के यहां आग लग गई, भूकंप में कुछ गिर गया. वी हैव सीन ऑल दिस थिंग्स. जब हम इस फैक्ट्री को बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, हम उसमें आपका अर्थक्वेक जोन देखते हैं, हम आपके बिल्डिंग की स्ट्रेंथ देखते हैं, हम देखते हैं ऊपर से आप क्या हैंग करेंगे, क्या लाइट हैंग करेंगे, क्या अंदर आप क्रेन लगाएंगे, क्या आप उसके ऊपर सोलर डालेंगे. हम हर वो पैरामीटर सोच के चलते हैं और आपसे पूछ के चलते हैं, तब हम आपको आंसर देते हैं कि ये बिल्डिंग का एस्टिमेट है. प्रेडिक्टेबिलिटी इज द आंसर. आपने जैसे क्वालिटी की बात करी, तो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए एक स्ट्रक्चर में आप किस तरीके के प्रोसेसेस या किस तरीके के स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप क्वालिटी मेंटेन करते हैं? क्वालिटी शुरू होती है द डे वी इंटरेक्ट विद द क्लाइंट, वी स्टार्ट कलेक्टिंग हिज डेटा. हम उस डेटा को उठा के कहीं नोटबुक में नहीं डालते, हम उस डेटा को उठा के कहीं किसी कागज में फोल्ड करके पीछे नहीं लिख रहे हैं और ओपन डिस्कशन कर. हमारे यहाँ एक ERP सिस्टम है, हमारे यहाँ एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है, हमारे अपने CRM से सारा डेटा वहीं से शुरू होता है. CRM में एंटर होता है, क्लाइंट से नेगोशिएट होता है, अगेन डेटा फॉल्स बैक टू द सिस्टम. उसके बाद मटेरियल का, वंस वी गेट द ऑर्डर, हम उस मेटल का बॉम्ब बनाते हैं. बिल ऑफ मटेरियल से लेके
ऑर्डर प्रोडक्शन तक, शिपमेंट तक सारा एक सिस्टम बेस्ड ट्रैकिंग है। कोई भी माल अगर हमने कहीं लिख दिया कि ये इसका ग्रेड है 350 या 410 या 550 स्टील का ग्रेड है, वो ग्रेड लास्ट डिस्पैच तक चेंज ही नहीं हो सकता। नोबडी इवन हैज द अथॉरिटी टू चेंज इट। एक बार बॉम्ब में आइटम चली गई है तो लास्ट डिस्पैच तक वो किसी की अथॉरिटी नहीं है चेंज होने की। दैट इज द डेटा लेवल प्रोटेक्शन। फिर हम कहते हैं फैक्ट्री लेवल पे प्री इंस्पेक्शन है मटेरियल की पोस्ट इंस्पेक्शन है, देन डिस्पैच इंस्पेक्शन है। हमारी 3 टियर इंस्पेक्शन सिस्टम उसको इंश्योर करती है जो आपने ऑर्डर दिया है वही आपको डिलीवर हो। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ सिस्टम। तो एक इमेजिन करते हैं कि मेरे पास मान लीजिए एक 500 गज की लैंड है और मुझे उसके ऊपर अपना ऑफिस कंस्ट्रक्ट करना है, जो कि मैं चाहता हूँ कि कम से कम 50 साल के लिए मैं ये अपना परमानेंट एक ऑफिस बिल्डिंग बना रहा हूँ। और मेरे को चाहिए कि 5-7 फ्लोर के अपना ऑफिस हो बढ़िया सा। तो अब उसको बनाने का कॉस्ट क्या आएगा और उसका क्या प्रोसेस रहेगा स्टेप बाय स्टेप? अगर हम बात करते हैं कमर्शियल स्पेस को बनाने की, और मैं इसको साथ साथ आरसीसी से कंपेयर भी करता चलूंगा, आपको सबसे पहले इसमें प्लानिंग करनी होती है। स्ट्रक्चर डिजाइन करने से पहले हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए इसके अंदर कितने आदमी ऑक्युपाई करेंगे, कितना लोड होगा। हम आपसे ऑफिस प्लान मांगेंगे, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मेरी एक्सपर्ट टीम, डिजाइन टीम आपके साथ बैठ के वो प्लान बनवाएगी। वंस वी हैव द ऑफिस का प्लान, उसके बाद हम आपसे पूरा लोड मांगेंगे। क्या आप इसमें हेवी इक्विपमेंट रखना चाह रहे हैं, किसी फ्लोर पे क्या आप कोई मशीन्स भी रखना चाह रहे हैं, विच इज वेरी मच पॉसिबल। क्या आप छत फ्लैट चाह रहे हैं या टेपर चाह रहे हैं, किस टेरेन की हम बात कर रहे हैं, आर वी इन द स्नो लोड एरिया, आर वी इन अ चेरापूंजी काइंड ऑफ एरिया जहां बहुत हैवी रेनफॉल है, क्या हम दिल्ली के वेदर की बात कर रहे हैं जहां की 40-50 डिग्री टेम्परेचर जाता है। हमने एक काम बाड़मेर तक राजस्थान में किया जो इंडिया का सबसे हैवी टेम्परेचर हिट लेता है। हमें ये सारे डेटा आते हैं, फिर हम उसके बाद उसकी डिजाइनिंग शुरू करते हैं। डिजाइनिंग के बाद हम आपसे ड्राइंग अप्रूवल लेंगे, फिर हम आपको सारी चीजें बताएंगे कि हम स्टेप बाय स्टेप, ये हमारा शेड्यूल है, आप ये लीजिए। जब हम साइट पे जाते हैं, साइट पे सिर्फ और सिर्फ सिविल का एक काम होता है, वो है फाउंडेशन। जमीन में पकड़ चाहिए, चाहे वो आरसीसी की बिल्डिंग हो चाहे वो पीबी की बिल्डिंग हो, जमीन में उतनी ही पकड़ चाहिए होती है। बेस्ड ऑन द बिल्डिंग का लोड फाउंडेशन ड्राइंग भी हमारी ही टीम देगी आपको। और आप कहते हैं फाउंडेशन आप करा सकते हैं, वेरी वेल। नहीं करा सकते, मेरी टीम आएगी, फाउंडेशन भी वही करेगी। वी आर एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइडर। पूरा हम बिल्डिंग का फाउंडेशन करेंगे, जो आरसीसी में भी चाहिए, जो इसमें भी चाहिए। अब होता क्या है, जब तक आपकी आरसीसी की बिल्डिंग की बात करें, फाउंडेशन बन रहा है, फिर उसके बाद एक फ्लोर बन रहा है, फिर एक फ्लोर बन रहा है, फिर एक स्लैब कास्ट हो रहा है। अब 15 दिन का डाउन टाइम है, शटरिंग लगी हुई है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। फिर वो शटरिंग खुलती है, फिर आप एक फ्लोर बनाते हैं, फिर शटरिंग खुलती है, फिर एक फ्लोर बनाते हो। अब हम बात करते हैं पीवी बिल्डिंग की। जब तक यहां आपका फाउंडेशन बन रहा था, मेरी फैक्ट्री में आपका पूरा पीबी स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। टुडे वी आर स्टैंडिंग एट 1000 मेट्रिक टन अ मंथ। 1000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी पे है। अगर आपकी बिल्डिंग 200-300 मेट्रिक टन की है, हम आपको 10 दिन में पूरी बिल्डिंग डिलीवर कर सकते हैं। फाउंडेशन बना, स्ट्रक्चर आया, स्ट्रक्चर की इंस्टॉलेशन शुरू होती है। एक लेवल पे आते हैं, हम वहां पे शटरिंग नहीं करते, वहां पे हम डेकिंग शीट डालते हैं, कंक्रीट कास्ट करते हैं, बिल्कुल जैसे आपकी नॉर्मल बिल्डिंग कंक्रीट स्लैब होता है। ये स्लैब आपका नॉर्मल बिल्डिंग से ज्यादा स्ट्रांग आता है। ये स्लैब में डाउन टाइम सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे का है। 12 घंटे सेट हो गया, फिर हमने अगला फ्लोर कास्ट किया, फिर अगला। देयर इज जीरो डाउन टाइम। इमेजिन आप 6 फ्लोर कास्ट करते हैं और हर शटरिंग में 15 दिन का डाउन टाइम लेते हैं, 90 दिन तो आपके वैसे ही चले गए। हम कह रहे हैं हम 6 मंजिल बिल्डिंग 90 दिन में बना के आपको दे सकते हैं, आप आराम से एग्जिट कर सकते हो। दिस इज द ब्यूटी। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो इसका ऐसे कंक्रीट में क्या खास बात है कि सिर्फ 12 घंटे का डाउन टाइम है? मतलब नॉर्मली जैसे कंक्रीट आप कास्ट करते हो, लेंटर डालते हो अगर आरसीसी में, तो 28 दिन की क्योरिंग चाहिए होती है उसको। आप क्यूरिंग करिए, आप पैरेलल क्यूरिंग कर सकते हैं। वही कंक्रीट है, वही M20 है, वही लाइट वेट कंक्रीट है। डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ M25 हो सकता है, M30 हो सकता है, वही क्यूरिंग है। लेकिन नीचे शटरिंग नहीं है तो हम काम पैरेलल कर सकते हैं। मेरा ऊपर अगर कंक्रीट सेट हो गया है तो मेरी क्रेन साइड से आके आपके नेक्स्ट कॉलम खड़ी कर सकती है। कहीं डाउन टाइम नहीं आता है इसमें। ये ब्यूटी है इसका। और सपोर्ट और लोड इज टेकन केयर बाय स्टील स्ट्रक्चर, उसके ऊपर डेकिंग शीट। ये आपका इंश्योर करता है कि वहां पे स्ट्रेंथ है और पैरेलल काम चल रहा है। इसके अंदर आपको मतलब प्रैक्टिकल क्या चैलेंजेस आए हैं इसको एग्जीक्यूट करने में, जो आपको लगता है कि बहुत ही डिफिकल्ट चीज थी, आपको फर्स्ट टाइम आया और आपको उसको वर्क अराउंड करना पड़ा?
सबसे पहला तो माइंडसेट चेंज आता है। हम सबसे पहले कहते हैं स्टील की बिल्डिंग है, हवा आएगी, उड़ तो नहीं जाएगा, गिर तो नहीं जाएगा। सबसे पहला चैलेंज तो वही आ जाता है लोगों का माइंडसेट चेंज करने में। लकीली विद द न्यू बिल्डिंग्स कमिंग इन, लकीली पीपल have access to internet, they watching such podcasts, this informative sessions, उससे उनको ये समझ में आता है कि ये कामयाब सोल्यूशन है। वर्ल्ड हैज अडॉप्टेड, यूएस हैज अडॉप्टेड, यूरोप हैज अडॉप्टेड, हम अब अडॉप्ट कर रहे हैं। हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं बट वी आर अडॉप्टिंग वेरी फास्ट। तो माइंडसेट चैलेंज सबसे पहला आता है। दूसरा हमने देखा है वर्कमैनशिप का इशू। इंडिया में काफी ज्यादा वर्कमैनशिप का इशू है। हमें उसके लिए बहुत सारे वर्कर्स को ट्रेन करना पड़ा, हमें टीम्स की ट्रेनिंग करनी पड़ी। तो वी एंश्योर टाइम टू टाइम हम टीम को ट्रेन करते हैं। हम टीम को कहते हैं कि भाई आप आइए, सीखिए इसको, इवन इफ यू आर नॉट फ्रॉम दिस डोमेन, आइए हम आपकी ट्रेनिंग कराएंगे और हम आपको इंडक्ट करेंगे। एज वी आर ग्रोइंग एवरी ईयर, हमें हर साल आदमी की जरूरत है, तो उनकी ट्रेनिंग कराते हैं, उन्हें सिस्टम में लेके आते हैं। तो माइंडसेट, फिर आदमी, उसकी ट्रेनिंग। अच्छा, जो अभी जो उस एग्जाम्पल की हम बात कर रहे थे कि हमारे को 5 माले की बिल्डिंग बनानी है, तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी लगभग? अगर हम कॉस्ट को दो भाग में बांट सकते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और एक होता है टाइम का कॉस्ट। हम बात करते हैं, लेट्स से जनरल बात करें, एक हॉस्पिटल आपको बनाना है, एक कमर्शियल बिल्डिंग जैसा आपने कहा ऑफिस बनाना है, आपको रेंट पे देना है कहीं भी, या आपको वहां से बिलिंग शुरू करनी है, या हॉस्पिटल की बिलिंग शुरू करनी है। पहली बात करते हैं कॉस्ट की। अगर ये बिल्डिंग आप आरसीसी से कंपेयर करेंगे, ये 5 से 10% महंगी आती है, और वो भी जरूरी नहीं है महंगी आए, डिपेंड करता है कि उसमें हम कितनी स्पेसिंग ले रहे हैं, कितनी वॉल की वो ले रहे हैं, डिजाइनिंग, अगेन डिपेंड्स। बट हमने जनरली देखा है अंडर 10% हमें तब भी हिट आता है, थोड़ा सा कॉस्ट का इफेक्ट है। अब इमेजिन करिए, देयर इज सेकंड फैक्टर कॉल्ड टाइम। आपको एक हॉस्पिटल बनाना था जो कि 200 करोड़ का हॉस्पिटल था, उसके बाद आप कहीं भी गए, आपका कंस्ट्रक्शन टाइम 3 से 4 साल के बीच में कहीं भी आता है। आप प्री इंजीनियर बिल्डिंग में गए, जहां आप हमारे पास आए, हमने कहा इसका कंस्ट्रक्शन टाइम 1.5 साल है। इमेजिन 18 महीने के बाद आपका हॉस्पिटल तैयार है, 19वें महीने से आपकी बिलिंग शुरू है। अगले 18 महीने में फॉरगेट अबाउट द बिलिंग एंड द मनी यू आर रिकवरिंग, यू जस्ट थिंक अबाउट द नंबर ऑफ पेशेंट्स यू आर सेविंग एवरी मंथ। वो ऑपरेशन, जो ऑपरेशन आपका 3 साल में पूरा होना था, वो ऑपरेशन आपने 18 महीने में खत्म कर दिया है, और आपकी जो भी कमर्शियल बिल्डिंग है वो प्रोडक्टिव हो गई। वो चाहे वो बना रही है, बिल्डिंग बना रही है, लोगों की जान बचा रही है, कि व्हाटसोएवर ऑपरेशन इट वाज सपोज्ड टू डू, आपने जो टाइम में पैसा बचाया वो कहीं मैच नहीं होता है। वो बहुत बड़ी सेविंग है। अच्छा, उसमें एज ए क्लाइंट मुझे कैसे अश्योर होगा कि मैंने जो भी आपने डिजाइन दिया और जब मेरी बिल्डिंग तैयार हुई उसके अंदर कितना लोहा लगना है, क्या लगना है, वो एक्चुअली में उसी हिसाब से लगा कि नहीं लगा? हाउ कैन आई अश्योर दैट? दैट्स एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन। और यहीं पे बहुत सारी कंपनियां ना लोगों को चीट कर जाती हैं। लोगों को सबसे पहले तो देखिए, आम आदमी अपनी फैक्ट्री समझता है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट अपना बिजनेस समझता है, उसे अपनी मशीन की समझ है, लेकिन उसको एनकेसिंग जो उसकी फैक्ट्री की शेड है वो उसकी समझ नहीं है। तो यहां पे एक जो छोटा प्लेयर आता है या लोकल प्लेयर आता है, वो क्लाइंट को चीट कैसे करता है, बोलता है हम इसमें 350 ग्रेड का लोहा लगाएंगे। वो जब बिल्डिंग बन जाती है तो आप देखते हो हल्की लपक आ रही, क्यों आ रही है? तो उसने 300 या 350 की जगह 250 का लोहा लगा दिया, उसने वही चीटिंग कर ली। एज वी हैव आस्क्ड हाउ टू चेक दिस, सबसे पहले तो हर आने वाली गाड़ी का वेटमेंट स्लिप लीजिए, मैंडेटरी लीजिए, उसने भेजा है तो भी आप एक वेटमेंट कराइए। फिर उससे बोलिए जो आपने मटेरियल भेजा है मुझे मटेरियल की ट्रेल चाहिए। सिंस वी वर्क विद अ लार्ज ग्रुप लाइक L&T, DLF, Hindalco, all the big brands we work with, they ask for the material movement tracking. वो मटेरियल अगर हम कह रहे हैं इसमें हमने टाटा का लोहा लगाया है, हमने 350 ग्रेड का लोहा लगाया है, वो ट्रैकिंग आपको फैक्ट्री से चलती है, पूरी स्टैंपिंग होती है शीट पे, और आगे आपका डिस्ट्रीब्यूटर भी वही दे रहा है, आपके यहां कट रहा है, वो प्री इंस्पेक्शन रिपोर्ट मांगिए, साइट पे गया है, डू मैच ऑल द ट्रैकिंग, आपको बड़े आराम से वो ट्रैकिंग मिल जाएगी। आपको बिल्कुल सील के साथ चीजें आती हैं आज के दिन में। Got it. डू चेक दोस थिंग्स। Got it. That is very helpful. I think कि जो भी बनाना का सोच रहा है आगे, मतलब अगर वो कॉन्फिडेंट है कि हाँ मेरा जो कमिटमेंट है, जो रिजल्ट है वो सेम होगा, सो दे विल बी क्वाइट अश्योर्ड। तो इसकी बिल्डिंग की जो लाइफ है, क्या वो उस पर डिपेंड करती है कि इसमें कितना लोहा लगाया गया है और उसका डिजाइन ओनली, या उसके अंदर कुछ और भी चीजें होती है जो आप उसकी लाइफ को एनहांस करने के लिए यूज करते हैं? एक तो हम बिल्डिंग की डिजाइन करते समय बिल्डिंग की लाइफ स्पैन आपसे मांगते हैं। कुछ लोग कहते हैं
हमने यहाँ पे एक टेम्पररी प्रोजेक्ट लिया है, लाइक L&T की बात करें, हम उनके लिए काफ़ी बड़े वेंडर हैं, काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट 5 साल का है, गिव अस अ बिल्डिंग ऑफ अ लाइफ ऑफ 7 to 8 years, इतना हमारे लिए सफिशिएंट है, प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तब इसको हम हटा देंगे। बिल्डिंग डिजाइन हम उसमें हल्की करते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर बताता है कि आप इस बिल्डिंग को 7 ही साल के लिए डिजाइन करिए, कम लोहा लगेगा, एफिशिएंट होगी। देन कम्स अ बिल्डिंग विच इज डिजाइन फॉर 25 years, वो कहते हैं जी परमानेंट बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग रहेगी यहां, हम इसको परमानेंटली डिजाइन कर रहे हैं। फिर हम उसको 25 साल के लिए डिजाइन करते हैं। सिस्टम कहता है इसमें 25 साल में वियर एंड टियर होगा, हल्का जंग भी लगेगा, चीजें भी खराब होंगी, तो उसका लोहे की थिकनेस बढ़ जाती है, चीजें और एफिशिएंट हो जाती हैं। तो बट यू हैव टू एंश्योर कि यू प्री हैंड नो कि आपको बिल्डिंग कितने टाइम के लिए चाहिए। अगर हम बात करें कोलकाता के हावड़ा ब्रिज की, पूरा लोहे का बना हुआ है, अंग्रेज बना के गए थे, आज भी है, इट्स एग्जिस्टिंग। तो लाइफ स्पैन पूरी तरह हम डिजाइन कर सकते हैं और उसी हिसाब से एनहांस भी कर सकते हैं। जैसे लोहा को सोच के, जैसे आपने कहा कि करोजन, जंग दिमाग में आता है कि जंग पकड़ता है वो जल्दी, तो हालांकि देखा जाए जो आरसीसी स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर भी लोहा है, बिल्कुल सही बात, और वो भी जंग पकड़ता है, तो उसी से लाइफ उसकी खत्म होती है। तो इसमें भी लोहा ही है। तो इसके अंदर क्या लोहा की लाइफ लंबी रहे, जिससे वो करोजन फ्री रहे, उसको इंश्योर करने के लिए हम क्या चीजें फॉलो करते हैं? इसमें मल्टीपल प्रोसेसेस हैं। व्हेन स्टील कम्स टू यू, सबसे पहले इसकी आपको शॉर्ट ब्लास्टिंग करनी होती है। यू रिमूव, कोई भी प्री ट्रीटमेंट की तरह इसको हम ट्रीट करते हैं, जितना भी जंग है उसको हटाइए, उसके शॉर्ट ब्लास्ट करिए, उसके बाद उस पर रेड ऑक्साइड प्राइमर लगाइए या एनामल प्राइमर लगाइए, उसके बाद मल्टी लेयर का आप उस पर पेंट की कोटिंग करिए। बेसिकली आपको लोहे को ऑक्सीजन से संपर्क में नहीं आने देना है, यू हैव टू कट ऑफ दैट ऑक्सीजन, नीचे से ना आए, उसके लिए आप प्री ट्रीटमेंट कर देते हैं, सारा शॉर्ट ब्लास्ट करके पुराना जंग हटाते हैं, रेड ऑक्साइड प्राइमर मारते हैं और उसके ऊपर आप एनामल कोट करते हैं। लोहा यही नहीं रोकता है ट्रीटमेंट में। आज के दिन में हम बड़ी बड़ी कन्वेंशन सेंटर्स बन रहे हैं, उसके ऊपर एक और सेकेंडरी लेयर लगती है जो आपको फायर प्रूफ की भी गारंटी देता है। उसके ऊपर जो पेंट है वो आग नहीं पकड़ता, उसके ऊपर जो एक लेयर है पूरा उसको फायर प्रूफ रखता है। तो लोहा आज के दिन में विथ ट्रीटमेंट, विद द राइट ट्रीटमेंट, इट कैन गो मल्टी ईयर्स लॉन्जिविटी। बहुत ही आसान है। जैसे हमारी अगर जो रूफ होती है, इसकी रूफ बेसिकली आपकी टिन शीट्स होंगी जिसको मिला के रूफ बनती है जी। तो उसके ऊपर मल्टीपल जॉइंट्स बनते होंगे, तो क्या वो जॉइंट्स लीकेज का कारण नहीं बनते? बिल्कुल बनते हैं। हम तो कहते हैं कि आप बिना जॉइंट की रूफ लीजिए, आपके लीकेज का सबसे बड़ा कारण होता है उस पे लगाने वाला स्क्रू जो उसको होल्ड करता है शीट को। उस पे जब भी आप स्क्रू लगाते हैं, सबसे पहले तो एक तो स्क्रू लोग लोकल यूज करते हैं। आप गए, आपने किसी मैन्युफैक्चरर को बोला मेरा इंडस्ट्री का शेड बना दो, शीट में अच्छी लूंगा, लोहा में अच्छा लूंगा, आप ये भूल जाते हैं हार्डवेयर भी था उसके साथ कुछ, वो हार्डवेयर सस्ता लगा देता है। अब कुछ सालों में ही हार्डवेयर खाता है जंग, उसके बाद वहीं से शीट करोड़ होनी शुरू होती है और वहीं से लीकेज शुरू हो जाती है। आई हैव सीन इनफ केसेस इन दिस कंट्री जहां पे वहीं शीट की लीकेज उसी स्क्रू से शुरू हुई और पूरी शीट ही खत्म हो गई, पूरी शीट खराब हो गई। हम इसके लिए रेकमेंड करते हैं, अगर आपका शेड लंबा है, मतलब मोर ड्यूरेशन के लिए आप रख रहे हैं, लंबे टाइम के लिए रख रहे हैं, बिल्डिंग आपकी 10 से 15 साल रहेगी, प्लीज आस्क योर मैन्युफैक्चरर और पीबी मैन्युफैक्चरर, प्री इंजीनियर्ड मैन्युफैक्चरर, प्लीज डू नॉट पुट अ सिंगल स्क्रू। मुझे स्क्रू लेस शेड चाहिए। आज ये बनते हैं, हम इसको स्टैंडिंग सीम रूफ कहते हैं। इसकी पूरी सीमिंग होती है, ये पूरा लॉक रहता है, सिंगल स्क्रू नहीं होता इसके अंदर। जब ना छेद रहेगा ना ओवरलैप रहेगा, लीकेज ही खत्म हो जाएगी। और फॉर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम करोजन, आप उससे डिमांड करिए कि मेरी जो ये शीट है, इस शीट को मुझे आरएमपी की जगह एसएमपी करके दे। एसएमपी शीट्स पीछे से 10 साल की गारंटी जेएसडब्ल्यू टाटा लेता है, इन रिटर्न लेता है। बहुत लोगों को ये बातें नहीं पता है। क्या फर्क होता है दोनों में? अब इसके ऊपर कोटिंग का फर्क होता है। जब हम बात कर रहे हैं एसएमपी की, ये 700 घंटे स्प्रे सॉल्ट टेस्ट से पास होके आती है। अगर मान लीजिए आप रह रहे हैं विशाखापट्टनम या किसी भी कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया में, वहां पे अगर आपने हैवी ड्यूटी शीट नहीं ली, समंदर से सॉल्ट की लहरें आ रही हैं, सॉल्ट हवा में है, नमी में है, वो जैसे ही शीट को टच करती है, धीरे 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 ऊपर की लेयर खराब होनी शुरू हो जाती है। तो यू हैव टू एंश्योर कि आप डबल कोटिंग की शीट ले रहे हैं, बेटर कोटिंग की शीट ले रहे हैं। पीछे से इस पे कंपनी ने इसको टेस्ट करके भेजा हुआ है
जब आप उस टाइप की शीटें लेंगे, मतलब प्लानिंग अगर बेहतर होगी तब उतने लंबे टाइम के लिए चीज चलेगी। प्रिडिक्टेबिलिटी। और इसमें जैसे गर्मियों में सर्दियों में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है स्टील के अंदर, बिल्कुल तो उससे कोई इम्पैक्ट पड़ता है बिल्डिंग की लाइफ पे या बिल्कुल। लीकेजेस में या करोजन में? बिल्कुल पड़ता है। तो जब हम बात करते हैं लोहे की, लोहे में एक सबसे अच्छी बात है, ये एक मेटल है जिसपे इनफ स्टडीज हैज बीन कंडक्टेड इन द पास्ट, इनफ साइंटिफिक डेटा इज देयर। जब हम इसके डेटा को अपने सॉफ्टवेयर में डालते हैं, सॉफ्टवेयर समझता है किस जोन में ये जा रहा है, उसका मिनिमम टेम्परेचर क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, कितनी एक्सपेंशन हो सकती है, कितनी कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है। बेस्ड ऑन दैट बिल्डिंग इज डिजाइन्ड। हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का प्रोजेक्ट देखा है, सरदार पटेल का स्टैचू है। एक एक पीस कितना कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कितना एक्सपैंड करेगा, उसी के हिसाब से हर पीस लगे हुए हैं। हर पीस पे थर्मल सेंसर आज लगा हुआ है जिसका लाइव डेटा तक आता है। टेक्नोलॉजी हैज गॉन दैट लेवल कि आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो 100 साल में वो क्या करोड़ होके कलर चेंज करेगा। तो मेटल के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि हमें उसकी प्रॉपर्टी पता है, हमें यह पता है, प्रिडिक्टेबिलिटी है कि वो कितना एक्सपैंड करेगा, कितना करोड़ करेगा, कितना श्रिंक करेगा। अगर हमें ये चीज पहले से पता है तो सारी प्रिवेंशन भी हो सकती है, बिल्डिंग का डिजाइन उतना बेहतर हो सकता है। लेकिन बशर्ते जो आपके लिए बिल्डिंग ये तैयार कर रहा है उसे इस चीज का ज्ञान हो, उसे इस चीज की नॉलेज हो, उसके पास वो डिजाइन टीम हो जो ये बातें समझती है, तभी ये बातें हो पाएंगी। जैसे गर्मियों में अगर हम किसी गर्म एरिया में बिल्डिंग बना रहे हैं, अगर आरसीसी बनाते हैं तो आरसीसी में क्या होता है कि 6 इंची 9 इंची 12 इंची मोटी एक छत होती है, दीवारें होती हैं मोटी मोटी, तो उसकी वजह से गर्मी रिलेटिवली कम आती है अंदर। बट स्टील में अगर हम सिर्फ शीट्स लगा रहे हैं तो आई एम श्योर की थिकनेस बहुत कम होती होगी। तो ऐसे केसेस में जिससे कि गर्मी का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा ना आए और वो बिल्डिंग रहने लायक हो, तो उसके लिए क्या करा जाता है? स्टील इज अ ब्यूटीफुल कंडक्टर ऑफ हीट। सबसे ज्यादा गर्मी वही सोखता है, ठंड भी वही सोखता है, टेम्परेचर को बहुत अच्छे से खींचता है। जब आरसीसी की बात करते हैं तो आपको पता है कि मैंने इतनी मोटी दीवार कर दी तो इतना टेम्परेचर कम होगा, बट स्टिल दैट विल नॉट स्टॉप इट फ्रॉम एब्जॉर्बिंग हीट और कोल्ड। वो एब्जॉर्ब कर रहा है, अंदर ट्रांसफर कर रहा है, कम कर रहा है बट वो कर रहा है। जब हम स्टील की बात करते हैं बिल्डिंग की, हमने टेक्नोलॉजी में इतना एडवांसमेंट कर लिया है कि हमें पता है वो इतनी हीट ला रहा है, उसके बीच में एक बैरियर खड़ा करना है। आज अगर हम ऊपर रूफिंग शीट लगा रहे हैं तो हमें पता है कि मैं दिल्ली में लगा रहा हूं, यहां टेम्परेचर 48 डिग्री तक हिट करेगा पीक समर्स में, यहां 0 डिग्री हिट करेगा इन विंटर। हम उसके नीचे अपनी इंसुलेशन की लेयर्स डालते हैं, थर्मल इंसुलेशंस डालते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द जोन, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड, इवन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बिल्डिंग। हम बात कर रहे हैं कोल्ड स्टोरेज के शेड्स की, जहां आपको एसी का टेम्परेचर 0 या माइनस में मेंटेन करना होता है। कोल्ड स्टोरेज का जहां फूड स्टोर हो रहा है, वहां फूड ग्रेड मटेरियल, फूड ग्रेड आपको थर्मल इंसुलेशन चाहिए, कितना मेंटेन करना है, अगेन प्रिडिक्टेबिलिटी कम्स इनटू द प्ले। तो हमारे पास एक पतली सी बबल रैप से हम शुरू करते हैं, हम एल्युमिनियम फॉइल बबल रैप पे जाते हैं, हम रॉकवूल इंसुलेशन पे जाते हैं, हम पफ पैनल तक जाते हैं, पॉलीयूरेथेन तक, जो कि फूड ग्रेड मटेरियल है। तो हमारे पास इनफ ऑप्शंस आर अवेलेबल टुडे, प्रोवाइडेड आप हमें डेटा बताइए आप किस यूज में ला रहे हैं बिल्डिंग को। एंड जो ये इंसुलेशन हम कराते हैं तो इसके अंदर जैसे अलग अलग ऑप्शंस हैं, तो व्हाट इज द कॉस्ट डिफरेंस बिटवीन ईच ऑप्शन? हर बार इंसुलेशन में आपकी जैसे नीड चेंज होगी तो इंसुलेशन के साथ आपका खर्चा भी बढ़ता जाएगा। हम नीचे से शुरू करेंगे सिंपल बबल रैप से, उसके बाद फॉइल बबल रैप से, फिर हम ऊपर जैसे पॉलीयूरेथेन की तरफ जाएंगे, ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ता जाएगा, डेंसिटी बढ़ाएंगे और कॉस्ट बढ़ता जाएगा। हर चीज की कॉस्ट है, तो हर नीड के हिसाब से वो कॉस्ट एडजस्ट करी जाती है और वो मैप करके दी जाती है। अच्छा, जैसे आरसीसी स्ट्रक्चर्स में, जैसे मेरी एक्सपर्टीज वाटर प्रूफिंग की है, हम लोग आरसीसी स्ट्रक्चर्स में मैक्सिमम वाटर प्रूफिंग करवाते हैं, तो क्या इसके अंदर भी कोई वाटर प्रूफिंग की टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं? बिल्कुल होती है। जब हम बात करते हैं, आपने रूफ बनाई, हमने रूफ फ्लैट बना दी, हमने रूफ बनाई ईंटे पर। एक अच्छी चीज है कि हम इस बिल्डिंग की फ्लैट रूफ भी बना सकते हैं। हमने अभी किसी का 4 मंजिल का घर बनाया है, उसके पूरे स्ट्रक्चर हमने डिजाइन करे, उसके हमने सारे डेकिंग शीट डाली है, हर फ्लोर उनका वाटरप्रूफ किया गया है, क्योंकि वो घर है, वहां छत पे बारिश भी आएगी, हर फ्लोर पे बाथरूम भी होंगे, वॉशरूम्स भी होंगे, किचन्स भी हैं, तो इसके अंदर भी वाटर प्रूफिंग को हम वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे हम आरसीसी की बिल्डिंग में ट्रीट करते हैं। कोई एडिशनल खर्चा नहीं होता, जैसे आप उसमें वाटर प्रूफ कर रहे हैं सेम वाटर प्रूफिंग प्रिंसिपल यहां भी अप्लाई होता है। तो सेम जो अच्छा, जैसे अंदर जो बाथरूम्स वगैरह बनते हैं, बाथरूम्स के अंदर
आरसीसी स्ट्रक्चर में संकन स्लैब वगैरह जिस टेक्नोलॉजी से बनता है, क्या इसमें भी वैसी संकन? सेम हम बिल्डिंग के डिजाइन के समय उसको संक स्लैब में ले लेते हैं। बाथरूम को हम नीचे जो भी 15 इंची या 12 इंची जितना डाउन करना उतना डाउन करके ही चलते हैं। तो जब बिल्डिंग असेंबल हो रही होती है, आपकी नट बोल्ट्स हो रही होती है, वो उतना डाउन ही आता है। जैसे आप नॉर्मल स्लैब की प्लानिंग करते हैं वैसी स्लैब की भी आप वैसे ही प्लान कर सकते हैं। तो इसलिए ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब आप ड्राइंग में पहले बताइए, इंडिकेट करिए कि यहां पे बाथरूम है, यहां पे किचन है, तो उसी हिसाब से प्लानिंग के हिसाब से मटेरियल जाएगा। और इसमें जैसे हमारी जो कॉन्ड्यूट पाइप्स वगैरह होती हैं, जो भी हमारी प्लम्बिंग का सारा हमारे फिटमेंट्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हैं, तो ये सारी कहाँ पे एम्बेड होती हैं? जैसे हमारी नॉर्मली तो सीमेंट में दब जाती हैं, बट इसके अंदर कहाँ पे एम्बेड करी जाती है? हमारे जितना वॉल सिस्टम होता है सारा हॉलो वॉल सिस्टम होता है। हॉलो वॉल सिस्टम का मतलब हो गया आपकी वॉल एक 90 से 100 mm का गैप रखती है। हम बात कर रहे हैं जब हम एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में, इसके अंदर हम आपको सिस्टम देते हैं लाइट गेज स्टील फ्रेमिंग का, एलजीएसएफ सेक्शन का। एलजीएसएफ के अंदर पहले ही सिस्टम आपको जो भी बना के देता है वॉल, उसके अंदर कंड्यूटिंग के होल्स कट आउट आते हैं। जैसे आप नॉर्मल में तो आप छेनी हथौड़ा चला रहे हैं, इसमें कोई छेनी हथौड़ा नहीं चलता है, इसमें ऑलरेडी होल्स आते हैं। बंदा एक दिन में सारी की सारी प्लम्बिंग पाइप्स, इलेक्ट्रिकल पाइप सब लेआउट कर जाता है और सब अंदर एम्बेडेड हो जाती है, कुछ भी विजिबल नहीं रहता है। तो जो स्टील हम इसके अंदर यूज करते हैं, तो उसके अंदर भी क्या अलग अलग थिकनेस यूज होती है अलग अलग स्ट्रक्चर्स के हिसाब से? हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब हम बात करते हैं स्टील की, स्टील शुरू होता है सबसे हल्का लाइट गेज स्टील फैब्रिकेशन, विच द टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज कॉल्ड एलजीएफएस और एलजीएसएफ। ये इंडिया में रिलेटिवली नई टेक्नोलॉजी है और ये काफी पॉपुलर होती जा रही है। हम इसमें बहुत फास्ट कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। थिकनेस स्टार्ट होती है 0.6 mm से, 0.6, और ये जाती है 1.6 mm थिकनेस तक। अब ये ज्यादातर लोग 1.2 पे क्लोज कर देते हैं क्योंकि उनका मशीन्स नहीं होती है। वी हैव द मशीन विच कैन केटर टू 1.6। इसमें जब हम बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं, पूरी की पूरी बिल्डिंग डिजाइन होकर सॉफ्टवेयर से मशीन पे आती है और मशीन एक एक पार्ट उसका निकालता है पार्ट मार्क करके। इसके अंदर कोई ह्यूमन ना कटिंग करता है, ना होल करता है, ना वेल्ड करता है। एक 10 फुट बाय 10 फुट की दीवार मशीन को बनाने में 2 मिनट लेती है, सिर्फ 2 मिनट उसका प्रोडक्शन टाइम है। उसके पार्ट निकल के आ गए। नाउ यू विल आस्क इसको असेंबली में कितना टाइम लगता है? उसमें काफी टाइम लगता होगा। असेंबली टाइम इज 7 मिनट्स। तो आप 10 मिनट में 10 बाय 10 की दीवार बना के खड़ी कर सकते हैं। दैट इज द स्पीड। ये हुआ लाइट गेज स्टील। फिर आते हैं हम ट्यूबुलर सेक्शंस पे, एमएस ट्यूब, जो कि बहुत ही पॉपुलर है। रूफ टॉप्स में यूज होता है, छोटे जगह यूज होता है, साइट ऑफिसेज में यूज होता है, लेबर एकोमोडेशन में यूज होता है। आपके टाटा, जेएसडब्ल्यू, ये सारे आपके बनाते हैं पिलर्स या रूफ, एमएस ट्यूबुलर सेक्शंस। ये ट्यूब सेक्शन शुरू होते हैं 2 mm से और हायर साइड 20 mm तक भी मिलते हैं ऑन ऑर्डर्स। वहां ट्यूबुलर सेक्शंस तक का काम चलता है। इसके बाद सारी की सारी टेक्नोलॉजी मूव होती है हैवी प्लेट सेक्शन में। अब हम बात करें, अगर आपको अपना 20 मीटर हाइट का या 26 मीटर हाइट की फैक्ट्री शेड बनानी है, वो कभी आप ट्यूब में नहीं बना पाएंगे। उसके लिए हैवी पिलर्स लगेंगे, एच सेक्शंस लगेंगे, सिस्टम डिजाइन होगा। हैवी पीवी मशीन्स आती हैं इसमें, जो इसमें हम पीटीडब्ल्यू की बात कर रहे हैं, लेजर कटिंग मशीन्स की बात कर रहे हैं, जो प्लेटों को काटेगी। 20-20, 40-40 mm की शीट्स आती हैं। ये मैक्सिमम 100 mm तक जाती हैं। आप आज मेट्रो यूज कर रहे हैं इतना फ्रिक्वेंटली इंडिया में। इंडिया का मेट्रो नेटवर्क इतना वास्ट, इतनी तेजी से फैल रहा, आपके मेट्रो के हर स्टेशन हैवी पीवी सेक्शंस में डिजाइन है और हैवी पीवी मशीन से बने हैं। इसमें शीटें जो कटती हैं लेजर या प्लाज्मा से कटती हैं। जो वेल्ड होती हैं पुल थ्रू वेल्डिंग में, ऑटोमेटेड वेल्डिंग से निकल के आती हैं। उसके बाद ये साइट पे जाके असेंबल होती है। तो 0.6 से लेके 100 mm तक का पूरा वेरिएशन है। तो स्टील पूरा डिजाइनिंग डिपेंडेंट है, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है। और जिससे भी आप बात कर रहे हैं अपनी बिल्डिंग बनवाने की, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या वो स्टील एंड टू एंड समझता है। हम 0.6 की स्टील भी घर में बना रहे हैं, हम 100 mm की भी बना रहे हैं और हम बुलेट प्रूफ पे भी पेटेंट लेके बैठे हैं। तो हम पूरा एंड टू एंड लोहा समझते हैं। और अगर मैं जैसे आपकी फैक्ट्री आता हूं, तो मुझे आपकी फैक्ट्री में किस टाइप की मशीन्स देखने को मिलेंगी? क्या चीजें दिखेंगी, क्या प्रोसेसेस दिखेंगे? हम अपनी फैक्ट्री को आज 5S कंप्लाइंट बना चुके हैं। सो आवर फैक्ट्री टुडे इज 5S कंप्लाइंट। हमारी 2 फैक्ट्री है। एक में लाइट वेट का काम होता है, जैसे हमने बताया 0.6। वहां आपको एलजीएसएफ की मशीन दिखेगी, हमारी खुद की सेल फोन, विच वी रन अंडर द ब्रांड कॉल स्टीलीफाई।
So Steelify today is a registered brand which has already been registered into government tenders and all. जहां भी LGSF का टेंडर होता है, जहां काम होता है, ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड. वी आर सप्लाइंग टू एयरपोर्ट में, डिफेंस में, हम कई जगह ऑलरेडी हम सप्लाई कर रहे हैं. देन कम्स द ट्यूबलर सेक्शन. ट्यूबलर सेक्शंस के अंदर आपको छोटी लाइट वेट वेल्डिंग मशीन्स, ग्राइंडिंग मशीन्स, कटिंग मशीन्स, ये सब दिखेंगे क्योंकि वो लाइट वेट सेक्शन है अभी भी एमएस ट्यूब तक. फिर आते हैं मेरी दूसरे प्लांट में जो कि बड़ा प्लांट है. वहां पे आपको लेजर कटिंग दिखेगी, वहां पे आपको पुल थ्रू वेल्डिंग मशीन्स दिखेगी, सैंड ब्लास्टिंग दिखेगी, एसएडब्ल्यूज दिखेंगी, हेवी क्रेन्स दिखेंगी, वो जो ही बड़े सेक्शंस को हैंडल करने के लिए चाहिए. सो वी हैव ब्यूटीफुली कैटेगराइज्ड इनटू 3 डिफरेंट सेगमेंट्स एंड वी हैव वर्कड टुवर्ड्स द फुलफिलमेंट ऑफ ईच सेक्शंस टुडे. एंड आपके फैक्ट्री में जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके अंदर क्यूसी के लिए किस टाइप की मशीन्स होती है आपके पास? Whenever we come to the QC section, सबसे पहले तो आपको डीपीटी चाहिए, डाई पेनिट्रेशन टेस्ट, कि आपने कितना उस पर वेल्डिंग पे काम किया. फिर आपको लगता है अल्ट्रा फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी मशीन चाहिए अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी के अंदर, कि आप उसकी वेल्डिंग की जो आपकी रेंजेस हैं क्या वो सही है, क्या आपकी थिकनेस सही है. फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट आता है पेंट की थिकनेस. देयर वी यूज द डीएफटी मीटर्स टू इंश्योर कि ये जितने भी हमने उस पर जीएसएम कोटिंग या हमने जितने आपको बोला है 70 की कोटिंग होगी, 120 की कोटिंग, आर वी एबल टू अचीव इट. So all these machines has to be present, has to be regularly calibrated as well. अगर ये calibrate नहीं होंगी, outdated होंगी तो काम नहीं करेंगी. So these things has to be maintained. You need to have a QC dedicated person जो यही काम कर रहा है, सुबह से शाम सिर्फ QC ही देख रहा है, and that too at a multiple level. Whole team has to be trained कि pre inspection क्या है, during क्या है process के, और while dispatch क्या है, क्या वो सारा कुछ मैच हो रहा है नहीं हो रहा है. So this is the whole QC process you will. अगर जैसे कोई एक यंगस्टर है जो इस प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर एंटर करना चाहता है, तो वो कैसे आपके साथ कैसे कोलैबोरेट कर सकता है, या आप कैसे उसकी हेल्प कर सकते हो, या हाउ ही कैन अप्रोच यू? So we have a model where we support you with the back-end manufacturing and design. अभी रिसेंट का एग्जांपल लेते हैं. लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग टू अस विद अ रिक्वेस्ट कि सर हम यहाँ पहाड़ों में लोगों को छोटे छोटे हॉलीडे होम्स या एयरबीएनबी होम्स बना के दे रहे हैं. हम उन्हें कहते हैं आप हमारे पास आइए, इंस्टेड आप तीर तुक्के से बनाइए और कहीं ना कहीं से आप मटेरियल खरीदेंगे. यू आर ए फ्रेश एंट्रेंट, आपके पास आज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है. हम ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, डिजाइन ये अचीव कर गए हैं. आप हमारे पास आइए, वी विल सपोर्ट यू with that free designing. We do not charge you for the design until unless it's a one time job. अगर आपके multiple jobs हैं, we will give you the free design. Then we will support you with the material manufacturing. If you want to know how to install it, we will support you there also with our know-how. And you come and sign a MOU with us, and we will support you end to end with our manufacturing. क्या मतलब इसको कह सकते हैं क्या एक फ्रेंचाइज टाइप का मॉडल, की अगर कोई अपने आप मल्टी डेकोर की फ्रेंचाइज करना चाहे अपने एरिया में तो आप वो सपोर्ट करते हैं? हम कह सकते हैं, बट वी डू नॉट लॉक कि हम ही से ही आप लीजिए. हम तो चाहते हैं कि मेरा मेजर कंपटीटर आप नहीं है. मेरा मेजर कंपटीटर एक जो प्रीफैब कर रहा है वो नहीं है. मेरा मेजर कंपटीटर ब्रिक एंड मोर्टार है, जो कि एक स्लो है, जो कि धूल मिट्टी ऑलरेडी पॉल्यूटेंट है. हम वैसे ही परेशान है दिल्ली एनसीआर रीजन में. तो मेरा मेजर कंपटीटर ब्रिक एंड मोर्टार है. सो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू स्प्रेड दिस टेक्नोलॉजी अक्रॉस इंडिया. More people should enter and solve this problem. Problem itself is so big. इतनी mass housing, इतनी mass infrastructure. I alone cannot solve it. I need millions of people like me to solve this problem today. So I'm there to help anybody who is willing to enter. Is it also like better for the environment, steel structure? Yes. These buildings are actually green buildings in nature. हमने बात की थर्मल इंसुलेशन की, हमने उसके ऊपर सोलर लगा दिया, हम सोलर एनर्जी कंप्लायंट हो गए. चलिए आरसीसी पे भी लगाते हैं. बट द थर्मल इंसुलेशन मोमेंट इट एंटर्स द पिक्चर, आज आप कितनी बिजली इस पे बचा सकते हैं. एक नॉर्मल बिल्डिंग आरसीसी की जहां पे आपको 4 1.5 टन के एसी चाहिए कूल करने के लिए, सेम थिंग कैन बी अचीव विथ 1.5 टन एसी. आप 1/4 आप बिजली की कॉस्ट ला सकते हो उसकी कूलिंग एफिशिएंसी से. आप इंसुलेशन इतनी हैवी कर सकते हो. तो ये बिल्डिंग सारी ग्रीन है. बेस्ट पार्ट इज जब आपकी बिल्डिंग डिसमेंटल करोगे, सारा का सारा रिसाइकल होगा लोहा, और लोहा वापस प्लांट पे जाता है, बैक टू द सोर्स, डिसमेंटल होता है, स्क्रैप होता है और वापस आपके सिस्टम में आ जाता है. सेम कैन नॉट बी सेट फॉर द आरसीसी और द सीमेंट बिल्डिंग. वो लैंडफिल में जाता है, नुकसान करता है, एनवायरमेंट को हार्म करता है. सो
these buildings are green in nature. तो जब ये एनजीटी के बैन्स लगते हैं तो उस टाइम पे क्या स्टील कंस्ट्रक्शन भी बैंड होती है? Unfortunately, yes, any kind of a construction is banned today. अच्छा। I would request government to consider and push the environment friendly building at that time. This would be a good point to have. एक्चुअली में देखा जाए तो मतलब उसमें तो कोई डस्ट वगैरह का Zero dust है, zero dust है. We do not make any kind of a wet construction. सारी dry construction है. लोहा है, उठाया, लगाया, assemble किया, nut bolt किया. Right. So if government can actually promote this technology, this would be good for any pollutant area. Not even Delhi NCR, पूरे इंडिया की हम बात करें तो Right. any pollutant area. राइट, बट इसमें जैसे आपने बताया इसके अंदर भी कंक्रीट वगैरह डालते हैं तो वो मे बी Can be avoided. Can be avoided. अगर हम कंक्रीट अगर डाल रहे हैं तो वहां पे हम डेकिंग शीट डालते हैं, हम उसके ऊपर बोर्ड डालते हैं. देयर आर मल्टीपल सॉल्यूशंस टुडे अवेलेबल. कंक्रीट इज वन सॉल्यूशन. दे आर प्री फाइबर जो सीमेंट बोर्ड्स आते हैं, प्री मैन्युफैक्चर्ड सीमेंट बोर्ड्स होते हैं डिजायर्ड थिकनेस के. आप पूरे पे उसकी लेइंग कर दीजिए, क्योंकि बिल्डिंग अगर आपको कभी भी खोलनी है तो बोर्ड भी खुल जाएंगे, रीयूज हो जाएंगे. हर चीज रीयूजेबल है इसके अंदर. और ऐसा नहीं है कि जब आप उसको खोलेंगे तो सेम साइज की बिल्डिंग बनेगी. आपने बिल्डिंग अगर ऐसे बनाई थी तो हो सकता है अगली बार आप घुमा के बना ले, हो सकता है छोटी कर दें, हो सकता है ऑप्टिमली यूज कर ले. अगर हम 90% उसको यूटिलाइजेशन हम जो क्लेम करते हैं कि आपने बिल्डिंग खोल के रीयूज की 90% यूटिलाइजेशन आती है, 10% की जगह आप एक कमरा कम बना ले, इतना ही फर्क पड़ेगा, बट बिल्डिंग यूज में आ जाएगी. तो अब आप मल्टी डेकोर की ग्रोथ के नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट फेज में ले जाने के लिए व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग यू आर डूइंग, व्हाट आर द नेक्स्ट एफर्ट्स दैट यू आर मेकिंग? This year onwards, I have decided to automate the company. Since my background always was IT, मैं एक white collar job से blue collar में आ गया IT से. So the passion for the software, tech, IT was always within me. Today our whole company runs on a ERP system. Whole company runs on a automation system. I am running almost 25 parallel sites this morning across India. वहां अटेंडेंस से लेके सैलरी डिसबर्सल तक कोई ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है. मेरा एचआर का काम सैलरी देना ही नहीं है, वो सिस्टम देता है, सिस्टम देखता है, सिस्टम में वो पैसा जाता है, सिस्टम ही डिस्ट्रीब्यूट करता है. वी हैव अ जीरो ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. अब मुझे इस डेटा के ऊपर जो मैंने 10 साल में डेटा अचीव किया है, इस डेटा पे इंटेलिजेंस निकालना है. किसी भी आदमी को मैं बिठा दूंगा, वो इंटेलिजेंस निकालेगा. वो 6 महीने 8 महीने कोई कंसल्टेंट आएगा, उसमें समय लेगा. नाउ दिस ईयर व्हाट आई हैव डिसाइडेड टू यूज एआई. आई हैव स्टार्टेड इंप्लीमेंटिंग एआई फॉर ईच डिपार्टमेंट. एआई लोग बात कर रहे हैं, आईटी कंपनियां यूज कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग में अभी फिर भी बहुत कम कंपनियां इसको यूज कर पा रही है. टुडे आई कैन कंफर्टेबली क्लेम मेरी हर रनिंग मशीन का डेटा लाइव डैशबोर्ड पे आ रहा है. My every single machine today is connected with a IoT system. It tells me मेरी मशीन आज 4 घंटे चली. Evening comes the production log. Is it matching? 4 घंटे में तो इतनी प्रोडक्शन आनी चाहिए थी, ये कहां गड़बड़ हुआ, या it has gone better. That data is there. मैं यहां भी नहीं रुक रहा. Now that data, इसके ऊपर कौन काम कर रहा है, कौन इस डेटा को पढ़ेगा? आपको एचआर का डेटा आ रहा है, प्रोडक्शन का डेटा आ रहा है, सेल्स का डेटा आ रहा है, इतना डेटा पढ़ेगा कौन? Somebody has to put its mind on it. Now comes the AI into the picture. Now I have started building AI agents. I have started deploying agentic. ये AI agent हर उसमें डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, आपका डेटा ले रहे हैं, डेटा पढ़ रहे हैं, डेटा इंटेलिजेंस की रिपोर्ट डिपार्टमेंट हेड को दे रहे हैं. इमेजिन आपका आज मशीन चली 5 घंटे, आउटपुट आपकी 90% पे रुक गई, और समहाउ आपके डिपार्टमेंट हेड इसको मिस कर जा रहे हैं, या इतनी सारी मशीनें किसी एक मशीन की मिस हो जा रही है. लेकिन एआई हमेशा काम करता है, एआई कुछ नहीं मिस करता. वो एजेंटिक रोबोट काम कर रहा है, वो उस डेटा को फ्लैग करके देगा कि भाई इस 50 रिपोर्ट की जगह इस एक पे कंसंट्रेशन डालो. हम इस एक मशीन में देखो, क्या ये मशीन वियर एंड टियर के पास जा रही है, क्या ये मशीन खराब होने वाली है, क्या कोई मोटर गरारी स्लो हो गई है, चेक करो. अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पहले मिल जाए बेस्ड ऑन द लॉग्स, इमेजिन कितना आपका मशीन का वियर एंड टियर का खर्चा बचेगा. आपका ब्रेकडाउन से पहले आपको ब्रेकडाउन पता लग जा रहा है. सो इस साल का टारगेट है हर एक एरिया में एक एजेंटिक एआई डालने का, एंड आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग इन दिस डायरेक्शन. दिस इज द फ्यूचर ऑफ मल्टी डेकोर. तो क्यों ये जो एजेंट्स हैं, तो डू यू कोड देम, डू यू गिव देम प्रॉम्प्ट्स, या व्हाट काइंड ऑफ टूल्स आर यू यूजिंग? I have started using them last 3 months back
चैट जीपीटी तो हर आदमी आज के दिन में यूज कर रहा है, ईमेल्स के लिए यूज कर रहा है, नॉलेज लर्निंग्स के लिए यूज कर रहा है. बट नाउ कम्स द कोडिंग पार्ट एंड देन कम्स द मिक्स ऑफ सम एआई एजेंट्स एंड द रैग मॉडल्स. एआई एजेंट में मैं भी क्लॉड यूज कर रहा हूं. क्लॉड आपके कोडिंग के लिए भी यूज होता है, आप प्रॉम्प्ट जनरेशन के लिए भी यूज होता है, और सेल्फ लर्निंग मोड में भी ले आता है वो. जब ये एजेंट डेली डेटा पढ़ते हैं, डेली डेटा से इंटरेक्ट करते हैं, मेरी ईमेल से इंटरेक्ट करते हैं, दे नो व्हाट इज हैपनिंग एंड इंस्टेड ऑफ गिविंग देम प्रॉम्प्ट उन्हें सेल्फ लर्निंग मोड में ले आया जाता है. So over the period of time, they are getting trained on your data set. They have the larger data set, then they have the your data set. उस data set पे वो ट्रेन हो रहे हैं और वो पूरा फोकस लेके आ जाते हैं कि यहां काम ऐसे होता है और हमें इस काम को ऐसे करके ले जाना है. सो ये जो ग्राफ है, इनका डेली का टास्क होता है इसको चेक करना, मॉनिटर करना और इसको बिल्ड करके वहां तक ले जाना. तो उसके अंदर एग्जैक्टली उसको यूज कैसे करना है? मतलब आई एम श्योर कि क्लॉड पे अगर आप जा रहे हो तो क्लॉड पे आप कुछ भी कर सकते हो अल्टीमेटली, बट एग्जैक्टली उसमें करना क्या है एज अ बिजनेस ओनर, ये मैं कैसे डिसाइड करूं? एज अ बिजनेस ओनर ना, हम ज्यादातर टाइम डिनाइल में रहते हैं. यहां बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन अगर इफ वी कीप अ हैंड टू आवर हार्ट, वी ऑलवेज नो व्हाट इज ब्रोकन, वी ऑलवेज नो व्हाट इज नीड्स टू बी डन. हमें अपनी सारी प्रॉब्लम को सिंपली लिखते जाना है. लेट्स नॉट पुट इट कि हाँ देख लेंगे करेंगे. जब करेंगे आपको अपनी प्रॉब्लम्स हमेशा पता होती है. पुट दैट प्रॉब्लम इन सीक्वेंस, स्टार्ट एटलीस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग विद सम एआई. एआई हैज अ लार्जर अंडरस्टैंडिंग, इट हैज अ इंडस्ट्री वाइड अंडरस्टैंडिंग. आपके अगर किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में एक छोटा सा इशू है, आप एक बार एआई से पूछ के तो देखो, स्टार्ट तो करो. Then it starts seeing your set of problem. It has a larger set of problem. वो उसको मैप करके आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व करेगा. एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेता हूं. My accounts head came to me last month saying कि सर हमें ना मल्टीपल जगह से पेमेंट रिक्वेस्ट आती है और ये पेमेंट रिक्वेस्ट की ना ट्रैकिंग नहीं हो पा रही है. कोई व्हाट्सएप पे दे देता है, कोई मुझे ईमेल पे दे देता है, कोई फोन करके दे देता है सर ये पेमेंट करनी है आज. सर ट्रैकिंग नहीं जाती है, फिर मैं किसी को देना भूल जाता हूं पैसा, या कहीं पे पेमेंट हो गई तो उसका यूटीआर नंबर नहीं गया. आई स्टार्टेड थ्रोइंग दिस प्रॉब्लम टू द एआई. एआई सेड यू नीड टू कम अप विद अ टूल. Luckily with my knowledge of coding, I was able to code, and with the help of AI, I was able to build a system जहां पे पेमेंट रिक्वेस्ट सीमलेसली एक जगह आ रही है और हर एक को एक नोटिफिकेशन जा रही है कि आपकी पेमेंट रिक्वेस्ट रिसीव हो गई. एक पूरी कॉमन थ्रेड में अकाउंट्स डिपार्टमेंट को दिख रहा है ये पेमेंट है, जिसने अप्रूवल करना है अप्रूविंग अथॉरिटी ने अप्रूव कर दिया, फिर फाइनेंस हेड ने अप्रूव कर दिया, फिर ट्रांसफर टीम उसको ट्रांसफर कर रही है, उसमें यूटीआर नंबर पॉपुलेट हो रहा है, वो यूटीआर नंबर वापस भी जा रहा है. जी आपने आज 25,000 की रिक्वायरमेंट डाली थी लेकिन आज आपका 25,000 या 20,000 पास हुआ है और ये ट्रांसफर हुआ, ये यूटीआर नंबर. नाउ दिस इज 100% ऑटोमेटेड. इस टूल को बनाने में मुझे 2.5 घंटे लगे थे बस. दैट्स इट, विद द हेल्प ऑफ एआई. एक जो प्रॉब्लम इतने समय से चलती आ रही थी, इसको सॉल्व करने में समय नहीं लगा है. विद द हेल्प ऑफ एआई ये 2.5 घंटे में सॉल्व हो गई. आज ये टूल अप एंड रनिंग है. तो ये आपके ईआरपी से लिंक्ड है? ये मल्टीपल सेगमेंट से लिंक है. अच्छा. ये हमारे वर्क स्पेस से भी लिंक्ड है, ये मेरे अकाउंट सिस्टम से भी लिंक्ड है, और हमारा सिस्टम एक वी रन सिक्योर सिस्टम, तो उसके अंदर ही सारा कुछ एक्सेस हो सकता है, बाहर से नहीं हो सकता है. अच्छा. सो वी हैव डिजाइन्ड अ सिक्योर सिस्टम टुडे. गॉट इट. सो शुड अ मैन्युफैक्चरर जो इसमें स्टेप इन करना चाहते हैं, एक आपने आइडिया दिया कि उसको ऐसे एटलीस्ट प्रॉब्लम्स बात करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए कि कुछ सॉल्यूशंस बताए, बट डू यू थिंक कि इसके लिए one should hire an AI consultant or some AI implementer in the organization? बिफोर गेटिंग इनटू द एआई कंसल्टेंट मोड, एआई एजेंसी, और हमें लगता है कोई बाहर से आएगा तो वो कर देगा, ऐसा नहीं है. हमने बहुत कंसल्टेंट्स देखे हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ आपको गाइड भी करते हैं. आपकी इंडस्ट्री को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता, आपकी प्रॉब्लम को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता. एटलीस्ट आप स्टार्ट तो करिए, छोटा सा सॉल्व करना शुरू करिए. एटलीस्ट ट्राई टू गैदर द डेटा. बिना डेटा के कोई आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, ना ही आपका एआई हेल्प करेगा, ना ही कंसल्टेंट हेल्प करेगा. इफ यू हैव द डेटा, डेटा चाहे कागज में है, डेटा चाहे एक्सेल में है, डेटा चाहे ईआरपी में, डेटा हैज टू बी देयर. आपको डेटा सेट चाहिए. वंस यू हैव द डेटा सेट, फिर उस डेटा सेट पे काम हो सकता है, उसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है. लेकिन आप पहले डेटा गैदर करिए टू स्टार्ट विथ. इफ यू आर स्टार्टिंग, पहले डेटा को एक जगह लाइए. डेटा होगा तो उस पर आराम से आंसर निकल आएगी. तो जैसे आपका तो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड था, तो आप
इसको जल्दी आप अडॉप्ट करने लग गए और आप भी सीख रहे हो एंड यू आर ऑल्सो Right. लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, बट समबडी हु डजंट हैव अ टेक्निकल बैकग्राउंड, वो इस चीज को कैसे यूज कर पाएगा? अभी टेक्नोलॉजी बहुत ही नेसेंट स्टेज में है. AI although is jumping in leaps, we are still seeing AI developing like crazy every 3 months. हर 3 महीने में जो नया मॉडल आता है that is 10 times more powerful. अभी तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे जो काम अटक के हो रहे थे 6 महीने पहले तक, AI उसको बहुत ही स्मूथली कर रहा है. एक जो हम इमेज जनरेट कर रहे थे 8 महीने पहले गूगल से, आज हम नैनो बनाना 2 की बात करें एआई पे तो वो इतनी रियलिस्टिक हो गई है. यू कैन सी एक बंदा बैठ के इंटरव्यू दे रहा है, उसने अगर हाथ में पेन लिया है तो पेन की मूवमेंट तक बहुत ही रियलिस्टिक होती जा रही है. सो एआई इज स्टिल इवॉल्विंग. अभी ये बहुत ही इवॉल्विंग स्टेज में है. तो इधर यू कैन स्टार्ट लर्निंग, अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ, इट इज स्टिल अर्ली. आप इसको सीखना शुरू करिए, कोर्सेज लेने शुरू करिए. इनफ ऑनलाइन कोर्सेज आर देयर, और नहीं तो आप हमेशा कंसल्टेंट हायर कर ही सकते हैं. सो अगर टूल्स की बात करें तो क्लॉड इज द मोस्ट यूजफुल टूल इसके अंदर, जो क्लॉड इज द मोस्ट वर्सेटाइल एंड मोस्ट पॉपुलर टूल टुडे हियर. हालांकि हर टूल अपने आप में अलग चीज के लिए काम करता है, बट क्लॉड इज वाइडली पॉपुलर. एंथ्रोपिक हैज डन अ वेरी वंडरफुल जॉब ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर एवरीथिंग. अभी उसने कुछ डिजाइनिंग पीपीटी रिलेटेड भी अभी जस्ट लास्ट वीक ही लॉन्च किया है. सो दे आर एक्चुअली इवॉल्विंग वेरी फास्ट एंड बाय फार व्हाट आई थिंक इज हेल्पिंग माय पर्पस, सॉल्विंग माय पर्पस. तो मुझे लगता है मेरे जॉब के लिए तो क्लॉड बेटर है. राइट राइट. मैंने भी जैसे एआई में, जैसे मैंने भी अपना एक जीपीटी क्रिएट किया था कुछ टाइम पहले, चैट जीपीटी के ऊपर ही. आई क्रिएटेड माय ओन जीपीटी. जैसे मेरे को क्या प्रॉब्लम होती थी, अब मेरी सेल्स टीम है, वाटरप्रूफिंग प्रोडक्ट्स सेल कर रही है, सॉल्यूशंस दे रही है. अब 15-20 लोग हैं, सबकी अपनी अपनी इंक्वायरीज होती हैं, हर एक को पूछना होता है कि स्ट्रक्चर में क्या करें. एवरी सेल्स पर्सन इज नॉट फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड ऑल्सो, उनको भी ट्रेन होने में टाइम लगता है. तो मैंने जीपीटी में क्या किया, मैंने उसको बैकएंड पे मेरे सारे प्रोडक्ट्स की मेथोडोलॉजीज, स्टेटमेंट्स, टेक्निकल डेटा शीट सब पीछे अपलोड कर दी और उसका लिंक उनको दे दिया. उसको मैंने थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शंस दे दिए अपने जीपीटी को कि अगर वो ये पूछे तो इस तरीके का आंसर देना है, इस तरीके का देना है. और कोई चीज़ ऐसी लग रही है कि वो क्रिटिकल कंडीशन में है, वो किसी क्लाइंट को आज ही उसको सॉल्यूशन देना है और वो श्योर नहीं है अगर वो इस बारे में कि ये सॉल्यूशन सही है कि नहीं, तो उसको इमीडिएटली बोलो कि आप अपने सीनियर से कांटेक्ट करो. बिल्कुल. तो वो अब मेरी टीम उसको यूज करने लग गई है, तो उनको बहुत जल्दी मेथड स्टेटमेंट मिल जाती है खुद ही, जो जिसके लिए वो किसी और सीनियर पे डिपेंडेंट पहले. सीनियर का काम सिर्फ चेक करना है कि जो भेज रहे हो वो ठीक है कि नहीं. एमएसएमई में हमें ना शुरू से ही प्रॉब्लम रही है, आदमी चला गया तो नॉलेज चली गई. बट ऐसा आज नहीं है. जैसा आपने जीपीटी क्रिएट किया, ऐसे ही आपके पास अगर वो सारा डेटाबेस है, उस डेटाबेस पे आप सिंपल एक एआई एजेंट लगा सकते हैं. एआई एजेंट इज लिटरली लाइक समबडी हुम यू कैन आस्क क्वेश्चन. आप उसको इंग्लिश में पूछ सकते हैं. आज के दिन में द कोडिंग लैंग्वेज हैज शिफ्टेड. व्हेन आई वाज लर्निंग इट वाज सी, C++, जावा, .NET. टुडे द कोडिंग लैंग्वेज इज इंग्लिश. आप इंग्लिश में बोलिए, आप वो समझता है. आप जो भी लैंग्वेज में बोलते हैं उस लैंग्वेज में एआई को बोलिए, एआई पीछे कोड करके डेटा लाके आपके सामने रख देगा इन बेस्ट पॉसिबल वे. नॉट नेसेसरी इट विल बी एक्यूरेट, बट इट विल बी नियर एक्यूरेट होगा. वो काफी चीजें आपके लिए करके रखेगा. बट डेटा अगेन, आपका डेटा था तो आपने जीपीटी क्रिएट किया. डेटा नहीं होता शायद वो नहीं कर पाते, बट डेटा इज द. सो एक बहुत अच्छा टूल है, इट्स कॉल्ड प्लॉड. प्लॉड इज अ हार्डवेयर टुडे. प्लॉड एक एआई बेस्ड टूल है. आप उसको मोबाइल के पीछे लगा लें, या उसका छोटा वेरिएबल आता है, आप उसे गले में पहन लें. इट लिसन्स टू यू होल डे once you have activated it. It's little bit intrusive, लेकिन at the same time it listens to you whole day. आपको किसी ने कहा आज हमारी यहाँ मीटिंग है, या हम सैटरडे को इस दिन मिलेंगे. End of the day, it will schedule everything for you. Since it was listening, it was not only listening, in the background, AI agent was working on it, पुलिंग कि आज ऋषभ जी इनसे मिले थे और इन्होंने अगले हफ्ते बोला है इस मीटिंग के लिए. वो सारे मीटिंग नोट्स बना के रेडी करके आपके लिए रखता है. हर मीटिंग नोट्स ऑटोमेटिकली सॉर्टेड होते हैं. हर मीटिंग नोट्स आपके प्री डिफाइंड उसमें चले जाते हैं. तो दिस इज गुड टूल्स. अच्छा, नॉट मेनी टूल्स आर नोट्स हैं, बट फिर मुझे बैठ के शाम को पढ़ने पड़ेंगे मीटिंग नोट्स. कुछ तो करना पड़ेगा. बट एटलीस्ट वो आपके मीटिंग नोट्स को आपके सामने ले आता है कि लास्ट मीटिंग में आपने ये डिस्कस किया था, आप यहाँ है.
जैसे बहुत सारे फायरफ्लाइज या आजकल हम ऑनलाइन मीटिंग टूल्स जो यूज करते हैं उसमें आ जाता है कि लास्ट मीटिंग में ये डिस्कस हुआ था, आज ये डिस्कस हुआ है और ये मीटिंग नोट्स है, ये एक्शन आइटम है। Right. तो आपको बहुत सारा काम जो कहता हूं कि मैं डॉक्यूमेंटेशन का है, दैट हैज ऑलरेडी बीन ओवर, दैट पार्ट इज नाउ ओवर, दैट पार्ट हैज ऑलरेडी बीन टेकन ओवर बाय एआई टुडे। दिस इज सम टॉपिक मतलब जिसके अंदर आई थिंक मतलब जितना अभी पढ़ लो इसके बारे में या सुन लो उतना से लगता है यार इतना कुछ है करने को पर मतलब इट्स गुड टू स्टार्ट स्लो, स्टार्ट एट वन पॉइंट, तभी चीजें इम्प्लीमेंट होनी स्टार्ट होती है। इनफैक्ट लाइक आई हैव आल्सो आस्क्ड माय सम ऑफ माय सीनियर सेल्स टीम मेंबर्स टू टेक दिस टूल, प्लॉट का डिवाइस लेके जाओ, कुछ कस्टमर्स के पास जाओ, मुझे इंसाइट्स चाहिए बेसिकली कि वो जो कस्टमर्स हैं उनको मेरे बारे में क्या अच्छा लग रहा है, मेरी कंपनी के बारे में क्या अच्छा नहीं लग रहा है, वो इंसाइट्स चाहिए। एंड कस्टमर को बता के कि आई एम रिकॉर्डिंग दिस कॉन्वर्सेशन, उनसे फीडबैक लो सो दैट कुछ एक्शनेबल मिले, क्योंकि अदरवाइज 2 घंटे का कॉन्वर्सेशन सुनने का तो टाइम नहीं है, बट आप 5 मिनट में 10 मिनट में जो उसके आउटपुट स्टेप्स हैं वो आप सुन सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज हाउ आई एम प्लानिंग टू यूज इट। तो इतना सारा डेटा के अंदर झांकने से अच्छा है आप इतने से डेटा में झांको जो कि मीनिंगफुल है, वो नैरो डाउन कर सकता है ये आपके लिए, वहां टाइम आपका बहुत बचा सकता है। सो जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो प्रोफेशनल्स आने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो इस इंडस्ट्री में सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं करियर बनाने के, तो उनके लिए क्या एडवाइस है आपके पास गोइंग फॉरवर्ड? इंडिया इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब एंड वी आर ऑलरेडी स्टार्टेड मूविंग इन दैट डायरेक्शन। गवर्नमेंट का और अच्छा पुश है। मैन्युफैक्चरिंग के साथ आपको इतना इंफ्रा की जरूरत पड़ेगी, हमें रोड्स चाहिए, ब्रिजेस चाहिए। अभी हम ऑन द टिप ऑफ द आइसबर्ग है, हम टियर 1 सिटीज में ही कंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, दे आर टियर 2, टियर 3, टियर 4। कंस्ट्रक्शन इज गोइंग टू बी द मैसिव। अगर आप ऑलरेडी इस डोमेन में हो, आप ऑलरेडी प्लान कर रहे हो इस डोमेन में आने का, आई कैन प्रॉमिस यू दिस डोमेन इज गोइंग टू फ्लरिश लाइक एनीथिंग। ये डोमेन में आज भी हमें शॉर्टफॉल ही रहती है, राइट फ्रॉम द इंजीनियर्स टू द प्रोजेक्ट मैनेजर्स टू कॉन्ट्रैक्टर्स, एवरीथिंग इज अ शॉर्टफॉल। हम जितना भी कर लेते हैं उतना ही कम पड़ रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट अ रैपिड स्केल और बहुत ज्यादा स्केल से और बड़ी होगी। सो आई एम सेइंग कि इफ यू आर लुकिंग इन दिस डायरेक्शन, योर करियर इज सेफ, एटलीस्ट एआई प्रूफ भी है। एआई से आपको लगता है जो ये यंगस्टर्स हैं, लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड मेकिंग फ्रेंड्स विद एआई or people have started to isolate themselves from the real world also. So what do you think about that? I'm not a psychologist, but मुझे इस पे mixed opinions है। People are solving problems. There are people who are befriending them. There are enough movies in the market. If you see on the Hollywood, I've seen the movie HER करके एक हर आई थी मूवी, totally agentic AI पे थी। There are enough movies. It has been written for hundreds of years. I'm a big fan of Asimov. So one of the iRobot author who has written books, he was a physicist and he has written in 1930s. So if you read his book, you will find enough of these examples. You know, time ही बताएगा कि future में क्या रखा है, but yes, it's exciting, it's something new, it's creating a lot of buzz in the market. देखते हैं समय के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है। How do you keep yourself upgraded, like apart from AI, आप अपने self upgradation के लिए as a business owner, because I've seen your growth journey in the last 10 years since I've also been into business, I've been in touch with you, so I see that you're always very updated and अब next चीज कुछ ना कुछ करते रहते हो growth के लिए. So what do you keep doing for keeping yourself updated? One good thing, growing as a 90s kid, हमारे पास Facebook नहीं था, Insta नहीं था. The only resort was reading. So I'm an avid reader. I read like crazy. Without reading, I cannot sleep. I have a library at home. I'm still reading. I'm always reading something. So reading has brought in the culture or the mindset of attaining the knowledge. Always say knowledge is the power. तो हमेशा कुछ नई सीखने की चाह रहती है, नया सीखने का मन करता है। In 2019 I joined the Stanford Seed program. Again went back to the classroom for a year. I started learning again. So सीखने का ना हमेशा से मन है. So I always say people try to read, try to attain knowledge, try to go in depth. There are enough things to waste your time.
You are wasting time on Insta, you're wasting time on Facebook, you're not attaining, you're not learning about anything new. And since these things are free, you think it's a free, it's not. If something is free, you are the product. So वहां पे वही हो रहा है, वो आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं. आपने उंगलियां हिलानी शुरू किया, पता नहीं लगा 1 घंटा कहां निकल गया. Stay within yourself, meditate, read something, attain some knowledge. That's how you grow and that's how you keep up with the world today. जब आपने स्टैनफोर्ड सीड प्रोग्राम की बात करी तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दैट? It was a very, very challenging program. 1 year was like juggling between company, course, creating new system, process, breaking all the process, rebuilding everything. वो अगले 1.5 साल बहुत ही challenging रहे. But yes, the journey, the learning, the friendship, the cohort, I've made very good friends. The Stanford Seed community, the Beach LPF, I have been part of many things. I think I've made good friends over there. And very nourishing and enlightening experience, I'll say. राइट. सो उसकी लर्निंग आपको लग रहा है कि आपके बिजनेस परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आया उसका? Yes. Without a doubt. Knowledge never goes to a fail. Whatever I have learned, I was able to implement every single thing. I'm still brainstorming with a lot of people in the cohort. Whenever I face a problem, I throw back to my group. Group actually is a very selfless and very giving kind of a group. It gives me back the solutions and then I'm able to implement it back. Awesome. So lots to learn from you and lots to learn from your journey and your passion for upgrading yourself and passion for learning new things. जिस तरीके से आप even though you are running basically a civil construction business, but the way you are including technology into it, so it's very inspirational and I'm sure कि मतलब आपसे जो पिछले 1.5 घंटे में कॉन्वर्सेशन हुआ, मुझे कुछ आइडियाज़ मिले जो मैं अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ एंड आई विल डेफिनेटली डू दैट. एंड जो आज का जो एपिसोड रहा हमारा, मतलब दैट वाजंट लाइक जस्ट अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन. एक बेसिकली आपने प्री-इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स के ऊपर तो पूरी मास्टर क्लास दे दी है कि एक आम आदमी मतलब प्री-इंजीनियर्ड बिल्डिंग स्क्रैच से लेके एग्जीक्यूशन तक मतलब समझ गया है कि हाउ द पूरा प्रोसेस रन्स एंड उसमें क्या प्रोज होते हैं, क्या कॉन्स होते हैं, सब आपने बताया बहुत अच्छे से. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली टॉक एंड आई एम श्योर व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगा होगा ये सारी इन्फॉर्मेशन जान के. नॉट जस्ट पीईवी, हमने एआई के बारे में सीखा, एआई के टूल्स के बारे में जाना एंड अगर आप लोगों को अच्छा लगा एज व्यूअर्स, आई वुड लाइक कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें टू गेट मोर अपडेट्स, टू गेट मोर सच इंफॉर्मेशन एंड टू मीट मोर सच एक्सपर्ट्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड. And thank you so much and see you all soon on the next episode of Imagine Infra podcast. Till then, keep learning, keep growing. Thank you. Thank you so much.